हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं जीएनएम सेकेंड ईयर के MSN2। जैसा कि जानते हैं कि कल लाइट के प्रॉब्लम होने से आपका वीडियो कल नहीं डल पाया था मंगलवार को। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं बैक नहीं होने दूंगा, ठीक है। एक दिन इस सप्ताह में ज़्यादा दिन लेगा, जो थर्सडे को जो गुरुवार को ख़त्म होता था वो शुक्रवार को ख़त्म होगा, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, जीएनएम सेकेंड ईयर के MSN2 के लेकर हम आए हैं। यूनिट नंबर 4 से है और यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ना है, आई डिसऑर्डर यानी ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर के बारे में, आँख से रिलेटेड समस्या के बारे में, ठीक है। तो मैं इससे पहले आप लोग को कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू के बारे में पढ़ा चुका हूं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा चल भी रहा है। अब हम सेकेंड लेकर आए हैं, वीडियो नंबर 11वां होने वाला है। सेकेंड लेकर आए हैं कैटरेक्ट के ऊपर मोतियाबिंद के बारे में। अब आपसे एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछता है लॉन्ग में, तो पूछेगा मोतियाबिंद क्या है, इसके कारण और लक्षण लिखे और नर्सिंग प्रबंध जो है लिखे, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद। अब सर्जरी यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, आप लोग जानते हैं। तो ऐसे में सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद जो है नर्सिंग देखभाल कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन तीनों अगर साथ में पूछेगा तो 10 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर में पूछेगा तो नॉर्मली आप जो है मोतियाबिंद क्या होता है लिखकर उसके प्रकार और कारण लक्षण को लिख दीजिएगा, तो 5 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस बार 5 नंबर में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। चलिए एंड लास्ट में इसका कॉम्प्लिकेशन जटिलता भी लिखना है। देख सकते हैं कैटरेक्ट क्या होता है, टाइप्स क्या है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, चिन्ह क्या है, लक्षण क्या है, ठीक है। प्री और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर बताना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी बताना है, ठीक है। मोतियाबिंद के सर्जरी के बाद क्या जटिलता होता है बताना है। मेरे डियर बहुत आसान है इसको समझना। मोतियाबिंद होता क्या है, देखिए मोतियाबिंद एक आँख का ऐसा बीमारी है जो बच्चा जन्म लेता है तो उस समय से भी यह मौजूद हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है, या फिर बढ़ते उम्र के कारण भी हो सकता है, चोट लगने के कारण भी हो सकता है। तो मतलब इसका जो है कारण अलग अलग होते हैं। तो कारण हम लोग आगे देखेंगे कि मोतियाबिंद किन किन कारणों से होता है, साथ में इसके प्रकार को भी देखेंगे कि किस किस प्रकार का मोतियाबिंद होता है। बाकी अभी जानिए कि किसी भी कारण से हमारे आई में लेंस जो होता है, चूँकि कैमरा में भी एक लेंस होता है और कैमरा की तरह ही हमारा जो है आँख भी काम करता है, तो आँख में भी एक लेंस होता है। और ये लेंस जो होता है अगर किन्हीं कारणों से अपारदर्शी हो जाता है, ठीक है ना, मतलब ऑपिसिटी इसमें हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है। मतलब अपारदर्शी के मतलब क्या होता है, पारदर्शी और अपारदर्शी दो चीज़ समझते हैं कि नहीं। पारदर्शी होने का मतलब होता है कि आप बीच में कोई दीवार खड़ा कर दीजिए और वह दीवार अगर पारदर्शी होगा, मतलब आप इस पार से उस पार की चीज़ उस दीवार के जरिए देख सकते हैं, वो दीवार जो है रोकेगा नहीं, पारदर्शी रहेगा तो, ठीक है। अपारदर्शी का मतलब होता है कि आप इस एरिया के जो है दीवार के इस भाग से दीवार के उस तरफ के चीज़ों को नहीं देख सकते हैं जब अपारदर्शी हो जाएगा तो ये दोनों चीज़ें होता है, ठीक है। जैसे आप एक शीशा के गिलास लीजिए, शीशा के गिलास लीजिए और वह शीशा अगर पारदर्शी होगा तो उस शीशे से आप देखेंगे सामने वाले का चेहरा तो दिख जाएगा। लेकिन अगर वह शीशा अपारदर्शी होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, आपको अपना ही जो है प्रतिबिंब दिखा देगा, वापस से उस पार की चीज़ को नहीं दिखाएगा, मतलब वह अपारदर्शी क्या हुआ, अपारदर्शी है। ठीक इसी प्रकार से हमारे आँख का जो लेंस है और आँख जहाँ पे शिफ्ट होता है, जिस कैप्सूल में होता है, जो आवरण में होता है, उसको हम लोग कैप्सूल क्या कहते हैं, आई कैप्सूल, लेंस कैप्सूल कहते हैं, ठीक है ना। कैप्सूल मतलब होता है आवरण ढकने वाला। तो लेंस या फिर लेंस के जो कैप्सूल होते हैं या दोनों अपारदर्शी हो जाएगा तो इससे ही स्थिति को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है ना। अब मोतियाबिंद हो जाएगा, अपारदर्शी के मतलब नहीं देख पाएगा, मतलब आँख आपका कोई भी चीज़ को नहीं देख पाएगा, ठीक है ना, विजन कमज़ोर हो जाएगा। तो यही कहता है कि नेत्र लेंस अथवा नेत्र लेंस के कैप्सूल, मतलब जिस कैप्सूल में जैसे आप लोग दवाई खाते हैं तो जो कैप्सूल वाला होता है, टैबलेट होता है वो तो सीधा निगल जाइए, लेकिन जो कैप्सूल वाला होता है देखते होइएगा कि उसके ऊपर से एक कैप्सूल चढ़ा होता है, आवरण होता है। तो कैप्सूल के अर्थ ही होता है कि आवरण। तो उसी प्रकार से आँख के लेंस का भी आवरण होता है, अपना कैप्सूल होता है, उसी कैप्सूल में लेंस जो है शिफ्ट रहता है, स्थित रहता है, ठीक है। तो इसे हम लोग लेंस कैप्सूल कहते हैं या आई कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि नेत्र लेंस अथवा नेत्र लेंस के कैप्सूल या दोनों को अपूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से
अपारदर्शी हो जाना, ठीक है ना, अपारदर्शी हो जाना, इसी को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। इससे होता यह है कि जो दृष्टि, जो विजन होगा वो बाधित हो जाता है और यह अंधेपन के सबसे प्रमुख कारणों में से एक कारण है मोतियाबिंद। तो यहाँ पे यही है कि अगर आप मोतियाबिंद का सर्जरी नहीं करवाते हैं, मोतियाबिंद का इलाज नहीं करवाते हैं, तो आपको अंधा होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि यह अंधेपन का प्रमुख कारण है, इससे दृष्टि जो है बाधित हो जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, समझ गए। अब पिक्चर के माध्यम से आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, पिक्चर के माध्यम से देखिए, ये है नॉर्मल आई, ये नॉर्मल आई है, इधर कैटरेक्ट वाला आई है, मतलब अपारदर्शी वाला है। देखिए लेंस हम जानते हैं कि आई का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे लेंस शिफ्ट होता है, ठीक है, इसके बीच में एक क्या होता है, लेंस होता है, और ये वाला क्या है, कैप्सूल है, ठीक है ना, ये वाला क्या है, कैप्सूल है। ये वाला क्या है, व्हाइट वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला क्या है, हमारा कैप्सूल है। इसी कैप्सूल के अंदर हमारा लेंस रहता है, जो कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब होता यह है कि एक कैप्सूल भी जो है अपारदर्शी हो जाएगा पूर्ण रूप से, या फिर लेंस दोनों, या फिर कोई भी जो है अपारदर्शी हो जाएगा, चाहे लेंस अपारदर्शी हो बीच का, चाहे एक टोटल आई लेंस कैप्सूल जो है अपारदर्शी हो जाए, इस स्थिति को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। अब जब अपारदर्शी हो जाता है तो कुछ इस प्रकार से जो है बनता है। अगर पूरा कैप्सूल जो है अपारदर्शी हो जाएगा तो इसका बात ही ख़त्म है। पूरा कैप्सूल अपारदर्शी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बात है कि ये जो छोटा सा लेंस आँख में है यह भी क्या होगा, अपारदर्शी हो ही जाएगा, क्योंकि इसके बीच में ही तो ये रहता है लेंस। तो ऐसे में इसी स्थिति को हम लोग कैटरेक्ट कहते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब इसके प्रकार को हम लोग देखेंगे मेरे डियर। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार होते हैं? मोतियाबिंद के 8-9 पॉइंट हैं और 8-9 पॉइंट को याद करना बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान में रखिएगा। देखिए पहला होता है सेनाइल कैटरेक्ट। सेनाइल कैटरेक्ट, सेनाइल कैटरेक्ट का मतलब होता है कि बढ़ती उम्र के कारण मोतियाबिंद, बुढ़ापा में जो मोतियाबिंद होता है ज़्यादातर चांसेस रहता है वह सेनाइल कैटरेक्ट होने का, यानी बढ़ती उम्र के कारण होने का, ठीक है। दूसरे है यहाँ पे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट। ट्रॉमेटिक, ट्रॉमा मतलब जानते हैं ना, ट्रॉमा मतलब चोट, तो चोट से लगने वाला जो मोतियाबिंद होगा वह ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट होता है। यह जो है आप लोग ध्यान से रखिए। तीसरा है सेकेंडरी या कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। सेकेंडरी या कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है कि संक्रमण या कोई अन्य रोग के कारण आपके आँख में इफेक्ट पड़ेगा और मोतियाबिंद हो जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटरेक्ट कहते हैं। कौन सा? इन कॉम्प्लिकेटेड या सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। चीज़ों को समझ रहे हैं, एकदम आसान है। इसके जो जो चीज़ें होता है उसी से रिलेटेड नाम भी है, ठीक है। कॉन्जेंटल कैटरेक्ट है, हम लोग जानते हैं कॉन्जेंटल कैटरेक्ट का मतलब जन्मजात होता है, कॉन्जेनिटल का मतलब जन्मजात होता है, और यह जन्मजात मोतियाबिंद का कारण है, ठीक है। चलिए जन्मजात मोतियाबिंद भी एक प्रकार है। टॉक्सिक कैटरेक्ट है। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? दुष्प्रभावी, दुष्प्रभाव। किसी भी चीज़ के आप दवाई ले रहे हैं या आप कुछ ऐसे विषैले पदार्थ ले रहे हैं, हानिकारक पदार्थ ले रहे हैं जो आपके ऊपर साइड इफेक्ट देता हो, टॉक्सिक देता हो, यानी दुष्प्रभाव छोड़ता हो, तो उससे अगर आपको आँख को इफेक्ट पड़ रहा है समझिएगा वह टॉक्सिक कैटरेक्ट हो रहा है। क्योंकि देखा जाता है अक्सर कि बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ होता है जिसके लेने से व्यक्ति का आँखें धुंधला होने लगता है, धीरे धीरे रोशनी गायब होने लगता है। तो समझिए कि वह आपके दवाई का दुष्प्रभाव हो रहा है और उसे तुरंत छोड़ना चाहिए। यह टॉक्सिक कैटरेक्ट होता है, ठीक है। चलिए इमेच्योर कैटरेक्ट है। इमेच्योर के मतलब होता है अपरिपक्व, मतलब जो आपका मोतियाबिंद होगा वह इमेच्योर अपरिपक्व मोतियाबिंद होगा। ब्राउन कैटरेक्ट, ठीक है। उसके बाद ब्लू कैटरेक्ट, उसके बाद कैप्सुलर कैटरेक्ट। कैप्सुलर कैटरेक्ट मतलब आँख के जो लेंस है उसके कैप्सूल में कैटरेक्ट होगा तो उसे कैप्सुलर कैटरेक्ट कहते हैं। तो ये 9 याद रखना बहुत आसान है। ब्लू कैटरेक्ट, ब्राउन कैटरेक्ट, ठीक है ना, इमेच्योर कैटरेक्ट, टॉक्सिक कैटरेक्ट, कैप्सुलर कैटरेक्ट, कंजेंटल कैटरेक्ट, ठीक है, ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, सेनाइल कैटरेक्ट। तो एक कैटरेक्ट सब जो है याद रखना बहुत आसान है, बहुत ही नाम से ही स्पष्ट है। बस ये 9 टाइप्स याद रखिए, ये 9 कारण याद रखिए, बस यही बहुत है, ठीक है। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको ये समझना पड़ेगा मेरे डियर कि आखिर मोतियाबिंद किन किन कारणों से हो सकता है किसी व्यक्ति में। तो ये आप कोई भी बीमारी को पहचानते हैं तो सबसे पहले उसका कारण पता होना चाहिए कि आखिर ये बीमारी किन किन कारणों से हो सकता है। तो मेरे डियर चलिए मैं कारण बता देता हूँ कि किन किन कारणों से मोतियाबिंद किसी व्यक्ति में हो सकता है।
मोतियाबिंद के अनेकों कारण हैं, निम्न कारण हो सकते हैं, जिसमें से बहुत सारे कारण यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। पहला है बढ़ती उम्र के 50 वर्ष के बाद। अगर 50 वर्ष के बाद कैटरेक्ट हो रहा है और कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई चोट नहीं लगा है, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है और कैटरेक्ट शुरू हो चुका है, तो 50 वर्ष के बाद नॉर्मली माना जाता है कि यह बढ़ती उम्र का प्रभाव है, यानी सेनाइल कैटरेक्ट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। आँख में चोट लगना, आप अगर हम ऊपर देखें ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट होता है। अगर आपके आँख में चोट लग गया और आँख को आपको कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन वह चोट का प्रभाव आँख के लेंस पर पड़ा, लेंस कैप्सूल पर पड़ा, तो वह जो अगर अपारदर्शी हो जाएगा तो उससे जो है ओपेसिटी हो जाएगा उसमें, तो हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार के चोट लगने से हम लोग उसको ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। तो चोट लगने से हो सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चे जन्म लेते हैं, वह जन्मजात ही अंधापन उसमें रहता है, जन्मजात उसके कैप्सूल या लेंस में जो है क्या रहता है, ओपेसिटी रहता है, वह देख नहीं पाता है, तो इसे जन्मजात कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ऊपर देखे हैं सेकेंडरी या संक्रमण वाला देखे हैं। तो संक्रमण जैसे बार बार कंजक्टिवाइटिस होना, रिकरेंट राइनिटिस और ग्लूकोमा। अगर बार बार आपके अंदर ग्लूकोमा होता है आँख के अंदर, जो कि ग्लूकोमा आगे हम लोग देखेंगे भी, कंजक्टिवाइटिस पढ़ चुके हैं कि बार बार किसी चीज़ से संक्रमण आँखों में होना, जो अभी आई फ्लू चल भी रहा है। अगर बार बार आई फ्लू होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है आपके आँख में, तो यह खतरा रहता है कि आपके आँख में मोतियाबिंद हो सकता है। ठीक है, राइनिटिस, ठीक है ना, देख लीजिए रेटाइनिटिस होता है, रेटिना, रेटिनाइटिस और ग्लूकोमा। रेटिना के समस्या को रेटिनाइटिस, ग्लूकोमा ये सब हो सकता है। ओके, मधुमेह, अब बहुत लोगों में मोतियाबिंद समय से पहले कम उम्र में ही होने लगता है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो है डायबिटीज़ के पेशेंट रहते हैं, तो ये भी कारण बनता है। समझ गए। उसके बाद त्वचा पर्दा, अगर कोई भी प्रकार के संक्रमण या इन्फ्लामेशन होगा जो स्किन से रिलेटेड समस्या होगा, तो यह भी कैटरेक्ट होने का जो है चांसेज रहता है। आँखों के विकिरण से जो है संपर्क, अगर बहुत अधिक समय तक रेडिएशन के संपर्क में आपका आँख है, बार बार आप रेडिएशन पर आँखें आपका जा रहा है, तो उससे भी कैटरेक्ट होता है। कुछ दवाओं का लंबे समय तक सेवन, कुछ अगर आप ऐसे दवा ले रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हानिकारक है, दुष्प्रभाव कर रहा है, तो इसके लंबे समय तक लेने से भी क्या होता है, आपके आँख में मोतियाबिंद छा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लंबे समय तक दवाइयाँ जैसे प्रेडनिसोन। प्रेडनिसोन एक स्टेरॉइड आँख का भी लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर इस प्रेडनिसोन स्टेरॉइड दवा का उपयोग आप करते हैं तो ये आँखों को प्रभाव तो जल्दी देता है, मतलब ठीक आपको जल्दी कर देता है, बट लंबे समय तक इसका यूज जो है आपकी आँखों को मोतियाबिंद भी कर सकता है, ठीक है। धूप में सूर्य की दिशा में अधिक कार्य करना, अगर कोई व्यक्ति है धूप में बहुत लंबे समय तक धूप के ही दिशा में, धूप के ही सामने काम करता है, तो यह भी जो है आपके कारण बनते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे कारण हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। इस कारण को आप लोग लिख दीजिएगा, और मैक्सिमम कारण इन्हीं सभी कारणों से व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोमा नहीं, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद होता है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर किसी व्यक्ति में मोतियाबिंद होता है तो उसमें चिन्ह और लक्षण क्या दिखाई देते हैं। आपको एक चीज़ समझ, किसी भी बीमारी को पकड़ने के लिए अब अलग अलग भी आँखें में कई प्रकार के बीमारी हो जाता है। अब आप इस चीज़ को पकड़ लेंगे, आप नॉर्मल आँख के संक्रमण को भी आप अगर कैटरेक्ट बता देंगे तो पेशेंट का ऐसे भी गड़बड़ हो जाएगा। तो किसी भी बीमारी को एक ही जगह पर अलग अलग बीमारी होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के होता है, तो आपको स्पेसिफाई करना है, पकड़ना है कि यह कौन सी आँख की बीमारी है, नॉर्मल संक्रमण है, कैटरेक्ट है या ग्लूकोमा है। तो इसके लिए कैसे पकड़ेंगे, जब उसके लक्षण को आप जानते रहेंगे तब ना। तो चलिए लक्षण को देख लेते हैं। सबसे पहले है आँख में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कॉमन लक्षण जो है आपको ब्लूडेड विजन, आँखें धुंधली, दृष्टि धुंधली होगा ही होगा, ठीक है। आँख की पुतली सफ़ेद होना, जो आपके पुतली जो पपिल है ये क्या होगा, सफ़ेद होने लगेगा, वाइट होने लगेगा धीरे धीरे। आँख का लेंस अपारदर्शी होना, ऑपेसिटी ऑफ आई लेंस, जो आँख का लेंस है उसमें एक लक्षण ये भी होगा कि उस लेंस में अपारदर्शी होने लगेगा। रात के समय प्रकाश में आँखें चौंधना, और रात में अगर कोई लाइट वगैरह जल रहा है और उसके सामने आप आँख करते हैं तो आपका आँख जो है चौधियाने लगता है, मतलब ब्लाइंड जो है ग्लेयर करने लगता है। तो समझिए कि आपके आँख में ये सब समस्या है। आँखें का पुतली विस्तारित होना, डिलेटेड होना, मतलब पुतली फैल जाना, ठीक है। अधिक देखने का प्रयास करना, अगर आपको आँख में कोई प्रॉब्लम आता है तो कोशिश करते हैं कि हम अच्छा और ज़्यादा जो है अच्छे से देख पाएँ, क्लियर देख पाएँ। शायद हम ऐसे करेंगे तो आँख जो है आँख से हम अच्छे से देख पाएंगे, मतलब कोशिश करते हैं अधिक देखने के लिए, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा देख कर हम अपने विजन को सुधार सकें। बट वो तो प्रॉब्लम रहता है तो आप कैसे भी देखेंगे लेकिन सुधरेगा नहीं। तो ये सब समस्या होता है एक मोतियाबिंद
इन कैटरेक्ट वाले पेशेंट का कि अधिक देखने का प्रयास करता है, आँखों की पुतली विस्तारित हो जाता है, रात के समय प्रकाश में आँखें चौंधने लगता है, आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाता है, पुतली सफ़ेद हो सकता है, दृष्टि धुंधली हो जाती है। तो ये सब लक्षण है और ये सब जो है आपके लक्षण एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, अब मेरे डियर इसका निदान हमको बताना है डायग्नोसिस। तो आँख के जो डायग्नोसिस होता है ज़्यादातर मुख्यतः इसी 3 चीज़ों का उपयोग किया जाता है। आँख से संबंधित कोई भी अगर बीमारी पूछे तो नॉर्मली इसी 3 को निदान डायग्नोसिस इसी 3 के जरिए किया जाता है, आँखों का परीक्षण। ठीक है, जैसे आई एग्जामिनेशन, सबसे पहले डॉक्टर आपको आँखों को परीक्षण करेंगे, टॉर्च वगैरह से देखते हैं, ठीक है ना, हाथों से पपली भौं को फैला कर देखते हैं कि क्या है, तो ये आई एग्जामिनेशन होगा। एक होता है स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन, स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन किया जाता है, और एक होता है एप्थेल्मोस्कोपी जो आँखों के देखने के यंत्र होता है। तो नॉर्मली इस 3 का उपयोग जो है आपको किया जाता है डायग्नोसिस में। ठीक है, चलिए अब मेरे डियर इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो मेरे डियर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैटरेक्ट जो होता है, मोतियाबिंद का हम लोग जानते हैं कि मोतियाबिंद के किसी को अगर हो जाता है तो उसको आई का सर्जरी किया जाता है। इसका मोस्ट पावरफुल और इफ़ेक्टिव जो उपचार होता है वह आई सर्जरी ही होता है। तो आई सर्जरी के जरिए जिसमें आई लेंस को हटाया जाता है और नया लेंस प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। यह सर्जरी 2 प्रकार के होती है। चूँकि यह लेंस का ही समस्या रहता है तो ऐसे में लेंस को जो है सर्जरी के जरिए हटाकर एक नया लेंस इम्प्लांट किया जाता है, मतलब प्रत्यारोपित किया जाता है। और ये जो लेंस लगाया जाता है यह 2 तरीके से 2 प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, तो मोतियाबिंद के सर्जरी 2 प्रकार से किया जाता है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं जिसमें सर्जरी करके जो है लेंस को बदला जाता है। ठीक है, देखिए पहला जो होता है ECCE, ECCE, बस इतना याद रखना है। और पहला में ये है तो दूसरा में सिर्फ डिफरेंस ये है कि ई के जगह पर आई कर देना है, और ये फर्स्ट वाला ई के जगह पर फर्स्ट वाला आई कर देना है, बस ये दूसरा प्रकार हो जाएगा। ठीक है, ये जो होता है ECCE का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। E फॉर एक्स्ट्रा, C फॉर कैप्सुलर और C फॉर कैटरेक्ट, E फॉर एक्सट्रैक्शन। इसमें होता यह है कि जो एंटेरियर लेंस कैप्सूल को हटाया जाता है, इसके बाद नया लेंस प्रत्यारोपित किया जाता है। एंटेरियर का मतलब होता है आगे वाला और पोस्टेरियर का मतलब होता है, पोस्टेरियर का मतलब क्या होता है, पीछे वाला भाग। तो इसमें लेंस के आगे वाला भाग को एंटेरियर का लेंस कैप्सूल को हटाया जाता है और इसके बाद नया लेंस को वहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, और यही हमारा एक्स्ट्रा कैटरेक्ट कैप्सुलर कैटरेक्ट जो है एक्सट्रैक्शन होता है। तो ECCE को याद रखिएगा, समझ गए। चलिए दूसरा है इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, बस कुछ करना नहीं है, एक्स्ट्रा के जगह पर आपको इंट्रा कर देना है, और यही जो है आपका इसका दूसरा प्रकार है। वहाँ पे सिर्फ एंटेरियर भाग को हटाया जाता है, कैप्सूल के लेंस के कैप्सूल के एंटेरियर भाग को सिर्फ हटाकर दूसरा लगाया जाता है। तो इंट्रा वाला में संपूर्ण लेंस को हटा दिया जाता है और एक नया लेंस ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, मोतियाबिंद का उपचार OPD बेसिस पर ही किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। नॉर्मली उपचार में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैटरेक्ट के उपचार बेहद जो महत्वपूर्ण है वह सर्जरी है। सर्जरी इफेक्टिव है। इसमें होता यह है कि 2 प्रकार से होता है। एक होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इसमें कैप्सूल जो लेंस का कैप्सूल है उसमें सिर्फ आगे वाला भाग यानी एंटेरियर भाग को हटाकर जो है इम्प्लांटेंस किया जाता है लेंस को। दूसरा जो है इंट्रा कैटरेक्ट कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन है। तो यहाँ पे होता यह है कि इसमें टोटल लेंस को ही हटा दिया जाता है और एक नए लेंस को प्रत्यारोपित किया जाता है। तो यह 2 प्रकार के आपको सर्जरी होता है। ठीक है, अब इसके उपचार कैसे किया जाता है देख लीजिए। तो जो आपका मोतियाबिंद का सर्जरी होता है यह OPD बेसिस पर भी संभव है। यह OPD डॉक्टर चाहें तो OPD जो दिन के समय चलता है एक टाइमिंग से, तो इस OPD में भी जो है 2 से 3 घंटे का समय लगकर यह पेशेंट को होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट उपचार देखिए। लेंस ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दिनों तक रोगी को डार्क आई ग्लासेज पहनने के लिए कहा जाता है। अब जिस भी पेशेंट का
जो है लेंस अगर लगा रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसको कुछ दिन तक जो काला चश्मा होता है ना, काला यानी डार्क जो है आई ग्लासेज पहनने के लिए कहा जाता है। रोगी को एंटीबायोटिक आई ड्रॉप प्रोवाइड की जाती है जिससे संक्रमण की रोकथाम की जा सके, जैसे मोक्सीफ्लोक्सासिन। अगर पेशेंट को सर्जरी हुआ है तो संक्रमण का खतरा रहता है, सर्जरी वाला पेशेंट को कोई भी सर्जरी हो तो वैसे में उसे उस जगह के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। तो आँख का सर्जरी है तो मोक्सीफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक हम ड्रॉप दे सकते हैं, तो यह जो है संक्रमण से रोकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रोगी को स्टेरॉयडल दवा दिया जाता है जैसे प्रेडनिसोलोन। तो प्रेडनिसोलोन एक स्टेरॉयड दवा है और स्टेरॉयड दवा का आप लोग को पता है कि क्या काम होता है। यह सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है, लालीपन अगर हो गया है वहाँ पे तो उसको कम करता है, खुजलाहट को कम करता है। तो स्टेरॉयड दवा बहुत सब चीज़ों में उपयोग किया जाता है, लेकिन यह स्टेरॉयडल आई ड्रॉप जो होता है लंबे समय तक किसी भी समस्या के लिए अगर स्टेरॉयड का उपयोग करते हैं तो हानिकारक भी होता है। तो यही प्रेडनिसोलोन एक स्टेरॉयडल दवा है जिसका इस्तेमाल करने से व्यक्ति को आँखों से संबंधित जो भी इचिंग, खुजलाहट, ये सब जो है दर्द वगैरह है, सूजन वगैरह है, कमता है। ठीक है, चलिए अब हमसे क्वेश्चन पूछा था नर्सिंग प्रबंध बताने के लिए। नर्सिंग प्रबंध तो हम लोग जानते हैं, नर्सिंग प्रबंध पूछा गया था हम लोगों से, एक प्री ऑपरेटिव पूछा गया था और एक हम लोग से पूछा गया था पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब एक सर्जरी से पहले का देखभाल और एक सर्जरी के बाद का देखभाल, दोनों हम लोग से पूछा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, सर्जरी से पहले नर्सिंग का कार्य क्या होगा। नर्सिंग प्रबंध पहला है ऑपरेशन से 48 घंटा पहले ब्रॉड एक्सपेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ड्रॉप आँख में डालने के लिए देनी चाहिए व इसे डालने का तरीका समझाना चाहिए। जो भी पेशेंट को अगर सर्जरी होना है मोतियाबिंद का, सर्जरी से 48 घंटा पहले उसे बता देंगे क्या चीज़ कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ड्रॉप देकर समझा देंगे कि कैसे डालना है। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा सर्जरी से पहले। दूसरा है ऑपरेशन से पहले रोगी का रक्तचाप व मधुमेह स्तर नापना चाहिए। और जो भी सर्जरी जिसको होना है उससे पेशेंट को रक्तचाप और मधुमेह का स्तर मापेंगे, देखेंगे कि कैसा है। मधुमेह रोगी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और बाकी मैं बता दूं तो रोगी से लिखित डॉक्यूमेंट लेंगे, ठीक है। रोगी को सर्जरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, रोगी को जो है मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करेंगे, ठीक है। तो ये सब सर्जरी से पहले आपको मैं बता चुका हूँ एक ही क्वेश्चन में कि सर्जरी से पहले कैसे देखभाल करते हैं। तो सर्जरी से पहले, सर्जरी नहीं हुआ है पेशेंट को तो वो सारे चीज़ करेंगे जो एक सर्जरी वाले पेशेंट में होता है सर्जरी से पहले, तो उसको लिख देंगे। यहाँ पे आपको 3 ही पॉइंट लिखा है, आप चाहे तो इसमें और पॉइंट को जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑपरेशन के बाद नर्सिंग परिचर्या, मतलब ऑपरेशन के बाद नर्सिंग देखभाल कैसे होगा एक कैटरेक्ट सर्जरी वाले पेशेंट का। अब समझिए सर्जरी हो चुका है तो पहला पॉइंट है रोगी को ऑपरेशन के बाद आँख पर लगाए गए कॉटन पैड को 6 से 8 घंटे तक आँख पर लगे रहने के लिए बताना चाहिए। अब आप लोग देखते होइएगा कि जिसका भी आँख का सर्जरी होता है तो डॉक्टर उस पर एक कॉटन का पैड लगा देते हैं उस आँख पर, तो यह पैड जो है कहना चाहिए कि 6 से 8 घंटे तक लगे रहना चाहिए। ये जो कॉटन का पैड जिस आँख का सर्जरी होता है उस पर लगाया जाता है, ठीक है। चलिए पहला हो गया। सर्जरी के बाद जो है व्यक्ति को ये समझाएंगे कि आप डार्क लेंस का आप डार्क जो है कलर का चश्मा पहनने को निर्देशित देंगे। यदि कोई समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करेंगे, ओके। आँखों में आने वाले डिस्चार्ज मतलब शराब के लिए नियमित रूप से विसंक्रमित कॉटन से साफ करें। अब हम पेशेंट के लिए अगर खुद का देखभाल कर रहे हैं तो जो आँख से जो भी डिस्चार्ज होगा उसको एक अच्छे कॉटन साफ से साफ करेंगे। अगर पेशेंट चला गया है तो उसको हम ये सलाह देंगे कि अगर आपको डिस्चार्ज हो तो आप एक अच्छे साफ़ सुथरा कपड़े से साफ करें, ठीक है। पाँचवा है चिकित्सक आदेशानुसार आँखों में नियमित रूप से एंटीबायोटिक एवं अन्य आई ड्रॉप्स डालने के लिए रोगी को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब रोगी को आँखों में नियमित रूप से एंटीबायोटिक और अन्य आई ड्रॉप डालने के लिए आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, ठीक है। छठा देखिएगा, रोगी को बैलेंस डाइट एवं विटामिन सी से युक्त भोजन लेने के लिए कहना चाहिए। अब रोगी को समस्या है, आँख का ऑपरेशन हुआ है तो उसके लिए विटामिन सी और बैलेंस डाइट संतुलित आहार लेने के लिए कहना चाहिए, ठीक है, जिससे आँख जो है सर्जरी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो सके।
सातवां है ऑपरेशन के बाद रोगी को आँख को रगड़ने से मना करना चाहिए। अब सर्जरी के बाद जो रोगी होता है आँखों को हो सकता है देखने के लिए उसे इचिंग होने पर रगड़ सकता है, तो सख्त जो है मना करेंगे कि आँख को बिल्कुल नहीं रगड़ना है, ठीक है। आँख पर अधिक दबाव भी नहीं डालना है, इसके लिए भी मना करना चाहिए, ओके। एंड नौवां है मेरे डियर कि ऑपरेशन वाली आँख पर कुछ निश्चित दिनों तक पानी न डालने का निर्देश दे व सिर से नीचे की ओर जो है नहाने के लिए बताएं। अब जहाँ भी सर्जरी हुआ है उस आँख पर कुछ दिनों तक पानी ना डाले, इसके लिए सलाह देना चाहिए। अगर नहाना है तो सिर से नीचे ही नहा ले, आँख पर पानी ना डाले। तो इस प्रकार से हम एक पेशेंट को ख्याल रखते हैं सर्जरी के बाद, वो भी कैटरेक्ट मतलब कैटरेक्ट सर्जरी वाले पेशेंट के लिए, ठीक है। चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया समाप्त। अब एक लास्ट में हमसे क्वेश्चन जटिलता भी पूछा था कि भाई मेरे जटिलता भी बताइएगा, एक कैटरेक्ट सर्जरी मोतियाबिंद सर्जरी का क्या जो है जटिलता हो सकता है, जटिलता भी बताना है, ठीक है। चलिए, कॉम्प्लिकेशन में मेरे डियर अगर कोई सर्जरी करवाता है तो उसको जटिलता के तौर पर और क्या क्या चीज़ें हो सकता है, तो पोस्टेरियर कैप्सूल ऑप्सिटी, अगर कोई आगे का एंटेरियर अगर सर्जरी करवाया है, फर्स्ट वाला जो सर्जरी के प्रकार देखें उसमें एंटेरियर भाग को ही ना हटाता है, तो अगर हम लोग आंशिक रूप से अगर लेंस को क्या करते हैं हटवाते हैं सिर्फ एंटेरियर भाग को, तो इसका कॉम्प्लिकेशन ये होगा कि हमें पोस्टेरियर कैप्सूल में भी जो है मोतियाबिंद छा सकता है, ठीक है। यानी पीसीओ पोस्टेरियर कैप्सूल ऑप्सिटी, मतलब पीछे का भाग लेंस का क्या होगा, ऑप्सिटी हो सकता है, अपारदर्शी हो सकता है, यह एक जटिलता है। इंट्राओकुलर लेंस डिसलोकेशन, लेंस में आंतरिक दबाव होने के कारण वह अपने जगह से क्या हो सकता है, खिसक सकता है, अपने जगह से लोकेशन से डिसलोकेशन हो सकता है, ठीक है। आई इन्फ्लामेशन, मतलब आई में सूजन दर्द ये सब हो सकता है। लाइट सेंसिटिविटी, सर्जरी के बाद आपको जो है रोशनी से समस्या हो सकता है, रोशनी के प्रति, ठीक है। फोटोफोबिया, देख लीजिए फोटोप्सिया का मतलब होता है कि आपके आँख पर अगर आप कोई फ्लासेज पड़ रहा है तो उससे दिक्कत होगा, ठीक है। उसके बाद है मैकुलर एडिमा का मतलब होता है कि आपके रेटिना में सूजन आ जाएगा, रेटिना के सेंट्रल भाग में, ठीक है। पिटोसिस है, पिटोसिस मतलब ड्रॉपली आईलिड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है आपका ऑकुलर हाइपरटेंशन, मतलब आँखों में प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। तो यह नॉर्मली जटिलता है, एक बार और बता देता हूँ। पोस्टेरियर कैप्सूल ऑप्सिटी, पीसीओ, इंट्रा ऑकुलर लेंस डिसलोकेशन, आई इन्फ्लामेशन, लाइट सेंसिटिविटी, फोटोप्सिया, ठीक है, मैकुलर एडिमा, पिटोसिस, ऑकुलर हाइपरटेंशन, यह सब के सब क्या था आपका, यह जो है कैटरेक्ट वाले मरीज के सर्जरी होने के बाद की जटिलता है, ठीक है। तो आप लोग इस कैटरेक्ट को, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा। मैं जितना हो सका बढ़िया से आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक धन्यवाद।